तो सोशल डिफेंस में कौन से मेजर्स आते हैं? तो इसमें हम प्रिवेंशन और कंट्रोल करते हैं किस चीज़ों का? जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का। एंड देन वी रेडिकेट बेगरी। देयर इज सोशल एंड मोरल हाइजीन प्रोग्राम, welfare of prisoners, prison reforms, elimination of prostitution, control of alcoholism, drug addiction, gambling and suicide. तो हमें पहले याद रखना है डेफिनेशन एंड देन कौन सी प्रॉब्लम्स की प्रिवेंशन, कंट्रोल, एरेडिकेशन वगैरह होती है। तो इसमें कुछ एक्ट्स, 2 एक्ट के नाम हमें याद करने हैं। फॉर कंट्रोल ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी देयर इज चिल्ड्रन एक्ट, एंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ प्रॉस्टिट्यूशन देयर इज इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट। तो ये हमारी होगी अभी तक के 4 पॉइंट्स। उसके बाद है कि सोशल डिफेंस का एम क्या है? टू क्रिएट सच कंडीशन इन कम्युनिटी विच आर कंड्यूसिव फॉर अ हेल्दी एंड होलसम ग्रोथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो क्या है कि कम्युनिटी में हेल्दी और होलसम ग्रोथ होनी चाहिए ह्यूमन लाइफ की। सो ये हमारे 5 पॉइंट। द लास्ट पॉइंट इज कि अभी कौन सा लोकेशन इंस्टीट्यूट है जो इसके से कंसर्न्ड है? दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो हमें 6 पॉइंट्स याद रखने हैं सोशल डिफेंस में। ओके, सोशल डिफेंस के बाद आता है फैमिली लाइफ साइकिल। तो फैमिली लाइफ साइकिल के 6 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन फ्रॉम मैरिज टू बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, देन एक्सटेंशन टिल द बर्थ ऑफ लास्ट चाइल्ड, कंप्लीट एक्सटेंशन when the first child leaves home, contraction when the last child leave home, complete contraction when the first spouse dies, and then dissolution when there is death of the survivor. तो ये होती है हमारी न्यूक्लियर फैमिली लाइफ साइकिल। तो न्यूक्लियर फैमिली लाइफ साइकिल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फैमिलीज़। तो टाइप ऑफ फैमिली मेनली देयर इज़ न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इज़ यूनिवर्सल इन ऑल द ह्यूमन सोसाइटीज़। न्यूक्लियर फैमिली में एक मैरिड कपल होता है, उनके चिल्ड्रन होते हैं जो कि अभी डिपेंडेंट है एंड सेम ड्वेलिंग स्पेस में होते हैं। मोस्टली हस्बैंड प्लेज अ डोमिनेंट रोल एंड इसका क्या होता है कि देयर इज़ अ बर्डन ऑन पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड रियरिंग, क्योंकि देर आर ओनली मदर एंड फादर। एंड क्या होता है कि पहले इस तरह की फैमिलीज़ को न्यू फैमिलीज़ कहते थे। न्यू फैमिलीज़ क्या होता था जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रंस होते थे बस, जो कि सिर्फ 10 साल पहले फॉर्म हुई है। देन नेक्स्ट इज़ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं। ये ज़्यादा कॉमन होती है एग्रीकल्चरल एरियाज़ में एंड मोस्टली ये फॉलो की जाती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है कि इसमें एक से ज़्यादा मैरिड कपल होते हैं जिनके चिल्ड्रन भी एक साथ ही एक हाउस होल्ड में रहते हैं। सभी मेन आर रिलेटेड बाय ब्लड एंड द विमेन आर देयर वाइफ्स, अनमैरिड गर्ल्स एंड विडोज ऑफ द फैमिली किन्समैन। सभी प्रॉपर्टीज हेल्ड इन कॉमन। तो एक कॉमन फैमिली पर्स होता है एंड ऑल द अथॉरिटीज वेस्टेड इन द सीनियर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली who is the most dominant member and controls the internal and external affair of the family. Then familial relation enjoy primacy over marital relation. तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं जॉइंट फैमिली में। उसके बाद आते हैं 3 जनरेशन फैमिली। 3 जनरेशन फैमिली में क्या होता है कि देयर आर 3 जनरेशन लाइक पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन एंड देन देयर चिल्ड्रन। देन फंक्शन ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले है रेजिडेंस, कि मेंबर्स को एक क्लीन और डिसेंट होम मिलता है। एंड क्या होता है कि 2 तरह के रेजिडेंस होते हैं, पेट्री लोकल एंड मेट्री लोकल। पेट्री लोकल में वाइफ गोज टू हाउस ऑफ हस्बैंड एंड मेट्री लोकल में उल्टा होता है। देन देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि जो काम है वो डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन एंड ब्रिंगिंग अप ऑफ चिल्ड्रन। देन देयर इज सोशलाइजेशन, देन देयर इज इकोनॉमिक फंक्शन, देन सोशल केयर by giving status in a society of members and by protecting its member from insult, regulating marital activity, etc. Then what is the role of family in health and diseases? सबसे पहले आता है चाइल्ड रियरिंग। तो क्या आता है कि
हर एक सोसाइटी में एक डिफरेंट तरीका होता है चाइल्ड केयरिंग का। जैसे देर आर डिफरेंसेस इन फीडिंग, न्यूट्रिशन, हाइजीन, स्लीप, क्लोथिंग, डिसिप्लिन, हैबिट ट्रेनिंग। एंड ये चीज़ हर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो क्या आता है कि इन सब से हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि ईस्ट में ज़्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ऑन डिमांड, विच इज़ लाइक प्रेफरेबल, बट वेस्ट में द चाइल्ड केयर इज़ वेरी रिजिड एंड कन्फाइंड टू अ सेट ऑफ रूल्स। तो वो एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। देन देयर इज़ सोशलाइजेशन। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, टू सोशलाइज द स्ट्रीम ऑफ न्यू बोर्न बारबेरियंस। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल डेवलप क्वालिटीज़ असेंशियल फॉर फंक्शनिंग इफेक्टिवली इन सोसाइटी इन विच दे लिव। तो बाय सोशलाइजेशन क्या आता है, टीचिंग द यंग पर्सन्स वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, कल्चरल बिलीफ, कोड ऑफ कंडक्ट एट्सेट्रा। देन देर इज पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। इस एरिया में सोशियोलॉजी कम्स क्लोजेस्ट टू साइकोलॉजी। तो फैमिली एक्ट्स एज अ प्लेसेंटा एक्सक्लूडिंग वेरियस इन्फ्लुएंसेस, तो जिसके कारण एक बच्चे की पर्सनालिटी की फॉर्मेशन होती है। देन देर इज़ केयर ऑफ डिपेंडेंट अडल्ट्स, जिसमें आता है केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड। तो उसमें भी हमें कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर क्या आता है वो भी फैमिली डिसाइड करती है। Then there is care of women during pregnancy and childbirth, and then there is care of aged and handicap. Then there is stabilization of adult personality, तो ये भी फैमिली के फंक्शन में आता है। देन देर इज़ फैमिलियल ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज़, क्योंकि कुछ डिजीज़ का जेनेटिक कनेक्शन होता है। देन देर इज़ ब्रोकन फैमिली विच कैन लीड टू मेंटल हेल्थ कंडीशन, सिमिलरली विद प्रॉब्लम फैमिलीज। एंड देन वी हैव कल्चरल फैक्टर इन हेल्थ एंड डिजीज़, तो उसमें भी मोस्टली यही चीज़ें कवर होती हैं। तो देर हम देखते हैं सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एटियोलॉजी एंड केयर। तो क्या आता है कि जो रूरल पीपल है वो समझते हैं कि डिसीज़ के दो कोज होते हैं, या तो सुपर नेचुरल या फिर फिजिकल। सुपर नेचुरल में गॉड एंड गॉडेसेस, तो जैसे कि चिकन पॉक्स को बोला जाता था छोटी माता। देन देर इज़ ब्रीच ऑफ टैबू, देन देर आर पास्ट सिंस, इविल आई। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सुपर नेचुरल कॉजेज़ में आते हैं। देन देर आर फिजिकल कॉजेज़। फिजिकल कॉजेज़ में देर आर इफेक्ट ऑफ वेदर, वाटर एंड इम्प्योर ब्लड। तो ये हमारा आता है पहला कल्चरल फैक्टर। देन देर इज़ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जिसमें आता है डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, देन वाटर सप्लाई, देन हाउसिंग, एंड देन वी हैव फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट्स में भी हर फैमिली का, हर एक कल्चर का अलग फूड होता है। कई लोग नॉन वेज खाते हैं, कई लोग नहीं खाते। तो देयर आर वेरियस ड्रिंक्स, ड्रग्स यूज्ड इन वेरियस कल्चर्स। देन देयर इज़ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। उसमें भी कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द वेरियस कल्चर्स। देन देयर इज़ पर्सनल हाइजीन। उसमें आता है ओरल हाइजीन, बाथिंग, शेविंग, स्मोकिंग एट्सेट्रा। देन अदर कल्चरल फैक्टर इज सेक्स एंड मैरिज। सो सेक्स एंड मैरिज में देयर कम्स इम्पोर्टेंस इन फैमिली प्लानिंग। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है। तो ये एक पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, एक इंडिविजुअल या एक फैमिली की। किधर होती है, विद रेफरेंस टू प्रिवेलिंग एवरेज स्टैंडर्ड, किसके स्टैंडर्ड ऑफ कल्चर एंड मटेरियल पोजेशंस, इनकम्स एंड पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटी ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो SES क्या होता है, पोजीशन दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली ऑक्यूपाइज विद रेफरेंस टू द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ कल्चरल एंड मटेरियल पोजेशंस, इनकम एंड पार्टिसिपेशन। ये इनहेरिट हो सकता है, लेकिन आजकल ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन ऑक्यूपेशन, इनकम, हाउसिंग, मेंबरशिप एट्सेट्रा। तो बहुत सारे स्केल्स डेवलप हो चुकी हैं। जैसे कि USA में हॉलिंग शेड ने 3 वेरिएबल से स्केल बनाया, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस। इंडिया में कुपुस्वामी ने स्केल बनाया बेस्ड ऑन एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम। इसी तरह और भी स्केल्स बने हैं बाय पारिक एंड कुलक्षेत्र।
तो रूरल में पारिक एंड अर्बन में कुलक्षेत्र। कुपुस्वामी इज़ वाइडली नोन, उसका मॉडिफाइड वर्जन आया था 2007 में। तो मॉडिफाइड में जो इनकम सोर्स है वो सभी फैमिली मेम्बर्स की ली गई है, पुराने वाले में सिर्फ हेड ऑफ़ द फैमिली की ली गई थी। इनकम स्केल को रिकैलकुलेट किया है यूजिंग द ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो बेस ईयर कौन सा उसमें 2001। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का डेफिनेशन, उसके बाद यूएसए में जो होलिंग शेड का यूज़ होता है उसके 3 पैरामीटर, देन कुपुस्वामी के 3 पैरामीटर, एंड देन 2 अलग नाम, पारिक और कुलक्षेत्र। एंड देन वी कम टू द स्केल। तो 3 पैरामीटर्स है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और फैमिली इनकम। एजुकेशन में देयर आर 7 थिंग्स, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 करके स्कोर होते हैं। देन ऑक्यूपेशन में भी देयर आर 7 थिंग्स, लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहले प्रोफेशनल, उसको 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। देन देयर इज़ फैमिली इनकम। ओके, तो फैमिली इनकम में 6 तक मतलब 1 2 3 4, देन 6 10 एंड 12। तो जो टोटल स्कोर है उसमें 5 क्लासेस आती है। तो 3 तो सब पार्ट्स हैं, उसके आगे 7 सब पार्ट्स हैं, एंड टोटल में 5 क्लासेस हैं। अपर मिडल, लोअर एंड लोअर। तो लोअर में 3 चीज़ें याद रखनी है, मिडल, अप, सबसे नीचे लोअर, देन अपर, देन मिडल, एंड देन अपर में अपर एंड अपर मिडल। तो ये हो गया हमारा स्कोर, हर 5 के स्कोर्स में आएंगे ये। सो नाउ उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यूइंग पे। तो टेक्निक ऑफ इंटरव्यू पे क्वेश्चन आता है। तो इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू एक इन्वेस्टिगेशन का डिवाइस है। तो अगर हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए हम इंटरव्यू करते हैं, एंड इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च किसकी, सोशल साइंटिस्ट की। तो उसके बाद हमें एम्स ऑफ इंटरव्यू देखनी है। तो हम इंटरव्यू क्यों लेते हैं, ताकि फ़ेस टू फेस एसोसिएशन से हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। और जब हम फ़ेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं तो हमें सामने वाले की सारी पर्सनालिटी का पता चलता है, और हमें उसका सोशल और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी पता चल जाता है। एंड देन टू फॉर्म हाइपोथेसिस एंड टू कलेक्ट पर्सनल डाटा क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए, एंड लास्ट टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम पर्सन्स और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारे 4 एम्स ऑफ इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू है ये डायरेक्ट या स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। इसमें प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछने होते हैं, और बिल्कुल लैंग्वेज सेम रखनी होती है, एंड कुछ भी ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। देन वी हैव नॉन डायरेक्टिव या फिर अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें जो रिसर्च है वो फ्री डिस्कशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और देन वी कम टू फोकस्ड इंटरव्यू। ये जनरली सोशल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने के लिए लिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे ही अटेंशन फोकस्ड होती है। देन वी हैव रेपिटेटिव इंटरव्यू। ये हम करते हैं जब हमें इन्फ्लुएंस जानना है किसी सोशल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस का, तो हम रेपिटेटिव इंटरव्यू करते हैं। फिर आते हैं इंटरव्यू के स्टेप्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या आता है, एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या क्या आता है कि प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए रिगार्डिंग द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिलता है। देन स्टार्टिंग एन इंटरव्यू। तो जो रिसर्चर है उसको एक फ्री एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, और उसको इंटरव्यू को टाइम देना चाहिए कि वो खुद से ही ज़्यादातर बात करे, एंड ऑल कंट्रोवर्शियल मैटर शुड बी अवॉइडेड। देन सिक्योरिंग रेपो। तो क्या था कि बिगनिंग में बहुत ही कॉशियसली प्रोसीड करना चाहिए, सिर्फ फॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, पर्सनल मैटर शुरू नहीं कर देनी चाहिए। तो एक बार जब रेपो बन जाती है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और हेजिटेशन शाइनेस ख़त्म हो जाती है, तो जो इंटरव्यू है वो ओवर जेलस हो जाएगा, वो अपनी सारी चीज़ें बता देगा विदाउट एनी अटेम्प्टेड सीक्रेसी और फॉर्मेलिटी।
तो इस टाइम पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। देन रिकॉल कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू कोई चीज़ मतलब जो इंटरव्यू है वो ड्रिफ्ट कर सकता है, तो हमें उसको टाइम देना चाहिए ताकि वो रिकलेक्ट करके स्टार्ट मतलब दोबारा से शुरू कर पाए। देन प्रोब क्वेश्चन कि अगर कई बार वो इंटरव्यू ही साइड ट्रैक हो जाता है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जो कि मतलब डेलिबरेट ना लगे। मतलब कि ऐसा ना लगे कि हम जान के टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए कि हमें मतलब कि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिले। देन एंकरेजमेंट कि हम इंकरेज करेंगे कि वो हमें और बताए बाय यूजिंग एक्सप्रेशन सच एज व्हाट यू हैव सेड इज रियली वेरी एलिमिनेटिंग एटसेट्रा। उसके बाद गाइडिंग द इंटरव्यू मतलब जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह मतलब राइट पाथ पे इंटरव्यू हो। देन रिकॉर्डिंग कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद में और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने चाहिए। देन क्लोजिंग द इंटरव्यू तो आराम से क्लोज करना चाहिए, फॉलोड बाय यूजुअल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग एंड देन रिपोर्ट। तो एक आखिरी में एक रिपोर्ट बनानी चाहिए सून आफ्टर द इंटरव्यू। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंटरव्यू। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अल्कोहल अब्यूज़। तो जो अल्कोहलिज्म है ये सोशल और मेडिकल दोनों प्रॉब्लम है, और जो रीसेंट ईयर्स में अल्कोहल कंजप्शन की क्वांटिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों बढ़ गई है, और जिस एज पे ये शुरू होता है वो भी घट गया है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? क्राइम, मर्डर, प्रोस्टिट्यूशन, नेग्लेक्ट ऑफ फैमिलीज, माल न्यूट्रिशन, डिजीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, indebtedness, child delinquency, road accident, loss of friends, and self esteem. In short, serious medical, psychological, and sociological problems तीनों होती है। एंड अगर हम रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर ले तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पब्लिक एजुकेशन करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पब्लिक एटीट्यूड करना चाहिए, एंड दे शुड बी कंबाइंड विद सोशल वेलफेयर एंड हेल्थ सर्विसेज। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिडन हंगर। हिडन हंगर होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये अंडर न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। ये तब होता है जब जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनकी इनटेक और एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाए कि गुड हेल्थ और डेवलपमेंट को वो कंट्रीब्यूट ना कर पाए। इट कैन बी ड्यू टू पुअर डाइट, या फिर नीड्स का बढ़ जाना जैसे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में, या फिर कोई डिसीज़, इन्फेक्शन या पैरासाइट हो। देन कि क्लिनिकल साइंस मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर बंद होता है, लेकिन ये विजिबल तभी होते हैं जब डेफिशिएंसी बहुत सीवियर हो जाए। इससे पहले तक बहुत इनविजिबल इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसीलिए इसको हिडन हंगर बोला जाता है। तो हिडन हंगर ग्लोबली 2 बिलियन इंडिविजुअल या फिर कहे तो 1 in 3 पीपल को अफेक्ट करता है। इसके इफ़ेक्ट से मेंटल इम्पेयरमेंट, पुअर हेल्थ, लो प्रोडक्टिविटी एंड इवन डेथ हो सकती है। एंड चाइल्ड हेल्थ और सर्वाइवल पे इसके जो इफ़ेक्ट्स है बहुत एक्यूट होते हैं। ये पहले 1000 days में इसके इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, विच इज़ फ्रॉम कंसेप्शन टू द एज ऑफ 2, रिजल्टिंग इन सीरियस फिजिकल एंड कॉग्निटिव कॉन्सिक्वेंसेस। माइल्ड और मॉडरेट डेफिशिएंसी से भी एक पर्सन की हेल्थ अफेक्ट होती है। तो जो नेचर है माल न्यूट्रिशन बर्डन का, ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है विद टाइम टू टाइम। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो ट्रेडिशनल डाइट से दूसरी डाइट पे आ रही है, विच आर हाईली प्रोसेस्ड, एनर्जी डेंस एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट पुअर, जिसकी वजह से ओबेसिटी और क्रॉनिक डिसीज़ हो रहे हैं। इस न्यूट्रिशन ट्रांजिशन से एक फिनोमिना हो रहा है विच इज़ ट्रिपल बर्डन। इस ट्रिपल बर्डन में माल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब कि अंडर नरिशमेंट हो रहा है, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी हो रही है और ओबेसिटी हो रही है। हायर इनकम में जो मोर अर्बनाइज्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे हिडन हंगर एग्जिस्ट विद ओवरवेट या फिर ओबेसिटी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है मैक्रो न्यूट्रिएंट से, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बेबी में लो बर्थ वेट, हायर मोर्टालिटी रेट और इम्पेयर्ड मेंटल डेवलपमेंट। चाइल्ड में स्टंटिंग, रिड्यूस्ड मेंटल कैपेसिटी, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, लर्निंग कैपेसिटी का कम होना और मोर्टालिटी का बढ़ना। एडोलेसेंट में भी सेम है,
और फिर प्रेग्नेंट वीमेन में इंक्रीज मोर्टालिटी एंड कॉम्प्लिकेशन, अडल्ट में प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर हो जाता है, माल न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, एंड एन एल्डरली में इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड हायर मोर्टालिटी रेट. So this was all about social sciences and community medicine.